हमारे प्रैक्टिस लेक्चर्स चल रहे हैं। देखिए कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह द वे बैक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट विद इन 64 लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर कोर्स। और मज़े की बात यह कि जो हमारे 64 लेक्चर्स हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, ऑन एवरेज एक लेक्चर आपको 30 से 35 मिनट्स का मिलेगा, जिसके अंदर हमने बेसिकली हर चीज़ कवर की है। हर चीज़ मीन्स हर चीज़ हमने कैपलान की बुक की इवन अ सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इन्हीं एफआर के लेक्चर्स को लेते हुए जो अब तक हाईएस्ट हमारा स्टूडेंट मार्क्स ला चुका है दैट इज 92। तो मेरे ख्याल से 92 बहुत अच्छे नंबर होते हैं जी। अगर आप इससे ऊपर टारगेट कर रहे हैं तो एक अलग बात है। और हमारे कोई भी लेक्चर्स आपको पता है बहुत लंबे नहीं होते। मेन चीज़ यही होती है शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको एक एक चीज़ सिखा देना। ये एक प्रैक्टिस वीडियो है जो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स के ऊपर है। फर्स्ट हम करेंगे क्या, मैं इसको वन नोट पे सारी एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन हम इसको स्प्रेडशीट पे एक्सेल पे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो किस तरह की प्रेजेंटेशन दिखानी है, क्या करना है। बट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दी एडजस्टमेंट ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आ सके। फाइनल अकाउंट्स के बारे में आप रिकॉल करें तो हम ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। समझिए जो भी आपने एफआर में पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स उसका निचोड़ है। तो देखते हैं यार, इस सवाल में आपको पीएनएल बनाना है भाई फॉर द ईयर एंडेड जून X2, और एसओएफपी भी बनानी है। लेट्स सी। प्लस आपको पता है हमारा रिवीजन का सिलसिला भी चल रहा है। 8 क्वेश्चंस बेसिकली हमने निकाले हैं पूरे एफआर में से, और जिसकी लाइव क्लासेस हो रही हैं हमारे एनरोल्ड बच्चों के लिए। अगर आप उन 8 सवालों को मतलब आप उससे बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो विद इन दैट 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका एफआर रिवाइज हो जाता है। 8 क्वेश्चन मीन्स ऑलमोस्ट 8 आवर्स, बल्कि लेस देन दैट। जस्ट इमेजिन कि 8 से भी कम घंटों में आप पूरा एफआर, मेजर पोर्शन ऑफ एफआर, जिसमें फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन है, कॉन्सोलिडेशंस हैं, रेशोस हैं, मतलब ये चीज़ें बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं। चलिए जी, पहले सवाल पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं हम अलग अलग इस पे वन नोट पे, फिर बात करेंगे। प्रिंट कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हैज द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एट 30 जून X2। इक्विटी शेयर्स बेसिकली ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है। अदर कंपोनेंट में इक्विटी, बेसिकली लोग शेयर प्रीमियम का टाइटल नहीं इस्तेमाल कर रहे, अदर कंपोनेंट्स में इक्विटी यूज कर रहे हैं, सोके कोई मसला नहीं है। रिटेन अर्निंग्स एट 30 जून X1, ओपनिंग रिटेन अर्निंग दे रहे हैं एग्जाम। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रहा है भाई स्टार्ट ऑफ ईयर तक का। इसी इंफॉर्मेशन से आइडिया हो जाता है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। लैंड एट कॉस्ट बता रहे जी। बैंक लोन है जो कि 2000 X5 में रीपे करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नोट 1 देख लेंगे भाई, 30,000 का लोन है। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं, कैश एट बैंक है, रेवेन्यू। और मैंने आपसे एक और चीज़ भी कही थी, एसओएफ भी बनाते हुए आपको पता है, चाहे पीएनएल बनाना हो या एसओएफपी, आईफरस 18 की प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखेंगे। और मैंने आपसे कहा था एसओएफपी बनाते हुए स्पेशली पीएनएल में भी कि आईफरस 18 का एक तो ख्याल रखना है, और एसओएफपी में आपको पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में अपने करंट एसेट्स को लिखना है। अगर आप उससे हटके लिखेंगे यू विल बी जस्ट लूजिंग मार्क्स। रेवेन्यू है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट है। देन वी हैव गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, इन्वेंट्री। स्टार्ट ऑफ देयर दे रहे हैं जी, बिग ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है एग्जामिनर। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है एग्जामिनर। ऑन जनवरी X2 प्रिंट कंपनी रेस फंड्स 30 मिलियन, क्या बात है। जनवरी X2 मीन्स एग्जैक्टली मिड ऑफ देयर, क्योंकि हमारा ईयर एंड जून है। कंपनी ने कितना पैसा रेस किया है, 30 मिलियन। द फुल अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर एज अ बैंक लोन, पूरे 30 मिलियन को इन्होंने बैंक लोन ले लिया। ओके, द फंड्स एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अ बैंक लोन 16 मिलियन and 14 million from the issue of 7 million $1 ordinary shares. स्टॉप, मिस्टेक होगी जी।
कंपनी ने रेस तो 30 मिलियन किया है, लेकिन इन्होंने उस पूरे 30 मिलियन को बैंक लोन ले लिया है, हालांकि बैंक लोन सिर्फ 16 मिलियन है। ओ भाई, बाकी 14 तो आपका बैंक लोन ही नहीं है, लो दोस्तों। बाकी 14 मिलियन तो बेसिकली आपके शेयर्स हैं भाई, शेयर्स के थ्रू पैसा रेस किया। चेक करते हैं पार वैल्यू क्या है। पार वैल्यू 1 है भाई। तो आपने पार वैल्यू पे शेयर्स इशू किए, गुड हो गया यार। तो बेसिकली यहाँ पे एक करेक्शन करनी पड़ेगी। 14 मिलियन से आप कह सकते हैं बैंक लोन को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और जो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है उसे हमें बेसिकली 14 से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे भाई आपने जो 30 मिलियन रेस किए, आपने सारे का सारा 30 मिलियन बेसिकली कैश की फॉर्म में और सारे का सारा 30 मिलियन बैंक लोन की फॉर्म में रेस नहीं किया। बैंक लोन तो आपका सिर्फ 16 मिलियन है। बाकी तो बेसिकली आपने शेयर्स इशू किए। तो अगर हमने बाकी शेयर्स इशू किए तो सिंपली, बाकी अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ेगा। और अगर हमने जो शेयर्स इशू किए हैं वो ओवर एंड अबव पार वैल्यू पे इशू किए हैं, तो हमें पता होना चाहिए पार वैल्यू से शेयर कैपिटल बढ़ता है, ओवर एंड अबव से शेयर प्रीमियम बढ़ता है। अब इस सवाल को अगर आप देखें, द फंड्स एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 14 मिलियन बैंक और 16 मिलियन बैंक लोन है, 14 मिलियन फ्रॉम द इशू ऑफ 7 मिलियन $1 ऑर्डिनरी शेयर्स। सो 14 मिलियन तो इन्होंने रेस किया है शेयर्स इशू करके, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, दे इशूड 7 मिलियन टू रेस 14 मिलियन। अब थोड़ा सोचो यार, अगर एक कंपनी 7 मिलियन शेयर्स इशू करके 14 मिलियन का फंड रेस करती है, इसका मतलब ये हुआ एक शेयर जो आपने इशू किया वो $2 पे इशू किया, तो ही मेरे भाई 7 मिलियन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 मिलियन आता है। पार वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हुआ। अगेन अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, आप वर्किंग जैसे भी करें डबल एंट्रीज की जरूरत नहीं होती भाई। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं एक अलग बात है, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। वर्किंग 1 डेबिट एंड क्रेडिट। आई एम इग्नोरिंग 3 zeros कि सर मैं नहीं कर रहा 3 जीरो इग्नोर ना कर भाई, मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी। बैंक लोन बिला वजह इंक्रीज कर दिया आपने, पहले तो आप बैंक लोन को डेबिट करें 14 से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपनी ने 7 मिलियन शेयर्स इशू किए टू रेस 14 मिलियन का कैश। यार आप ईमानदारी से बताएं, ऑनेस्टी बताएं, ऑनेस्टी से बताना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 7 मिलियन शेयर्स इशू करके 14 मिलियन रेस करती है, तो मैथमेटिकली आपने एक शेयर $2 का इशू किया, आपकी पार वैल्यू 1 है, पार वैल्यू से शेयर कैपिटल आएगा, उससे जितना भी ओवर एंड अबव है दैट इज शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम को आप एसओएफपी में अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में बताएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा ही किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ये लें जी, शेयर कैपिटल बढ़ाएंगे 7 मिलियन से, और शेयर प्रीमियम जिसको हम कहाँ शो करेंगे, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में बता देंगे 7 मिलियन। ये लें जी, मजीद बढ़ते हैं। और क्या हरकत हुई है, एन एक्रूड accrual for 6 months interest has been included in the trade and other payable। चलो भाई, 6 months का accrued interest भी आ गया, recognized as finance cost। However, the calculation of interest was incorrectly based on the nominal ledger of balance at 30 June X2। देखिए जी, हमें accrued interest को रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है जिस अमाउंट पे आपने accrued interest कैलकुलेट किया वो गलत है। आपका लोन एक्चुअली 30 मिलियन है ही नहीं, योर बैंक लोन इज ओनली 16 मिलियन। बाय मिस्टेक आपने पूरे 30 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लिया है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं,
इनसे मिस्टेक ही हुई है कि भाई इन्होंने पूरे 30 मिलियन पे व्हाट दे हैव डन, इन्होंने पूरे 30 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि इनको इंटरेस्ट को जो रिकॉर्ड करना था सिर्फ 16 मिलियन पे करना था। अब क्या करेंगे, सिंपली जितना इन्होंने ज्यादा एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है, ऑफ कोर्स हमें उस एक्रूड इंटरेस्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब उस एक्रूड इंटरेस्ट को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो लॉजिकली जो डबल एंट्री होगी अदर पेबल कह देंगे। आप अदर पेबल को डेबिट करोगे और जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है उसको बेसिकली हम क्या कर देंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट का रेट 14% है, ये ले भाई, वर्किंग वन में ही रखते हैं इसको। रिमूवल ऑफ एक्सेस एक्रूड फाइनेंस कॉस्ट। 14 मिलियन का अगर मैं 5% लूं, क्योंकि ये तो लोन ही नहीं, आपका लोन था ही 30, गलती से आपने, तो आपका लोन था 16, गलती से आपने 30 ले लिया। 14,000 का 5%, 6/12। याद रखना हमने 30 इग्नोर किए, ये अगेन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डबल एंट्रीज बना रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर ले भाई। अदर पेबल कर देते हैं क्योंकि इन्होंने जो टाइटल इस्तेमाल किया और ट्रेड एंड अदर पेबल में ही इसको रखा है, तो अदर पेबल को करेंगे डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे। ये सब कुछ हम एडजस्टमेंट वन में ही कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हो गया भाई आपका वर्किंग वन। मतलब एडजस्टमेंट वन मेरे लिहाज से आपको 100% समझ में आनी चाहिए। एडजस्टमेंट वन में अब किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, आइडियली तो नहीं होना चाहिए, अगर वैसे है तो एक अलग बात है। जी आप देख सकते हैं बेटा, इसमें अगर आपको कोई सवाल है तो मोर देन वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछने में कोई पाबंदी हमारी तरफ से नहीं है मेरे भाई, ये ध्यान में रखिएगा कि सर ये अबे कोई वो नहीं भाई, क्या सर, कोई पाबंदी नहीं है मेरे भाई, आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं, देर इज नो इशू एट ऑल। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। इन्वेंट्री सेट 30 जून X2, ईयर एंड की बात हो रही है भाई। वन इनिशियली वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट 5.7 मिलियन। इन्वेंट्रीज को इन्होंने 5.7 मिलियन पे रखा है। रिकॉल कीजिएगा IS2 जो ये कहता है कि आपने इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे रखना। दिस इंक्लूड्स 700 यूनिट्स विद अ कॉस्ट ऑफ 1400 पर यूनिट। 5.7 मिलियन की इन्वेंट्री में 700 यूनिट्स हैं जिनको हमने 1400 पे रखा है, ओके। In order to sell these items, they need an additional process that costs $400 per unit. इस इन्वेंट्री को बेचने के लिए हमें एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी $400 पर यूनिट, एट विच पॉइंट दे कैन बी सोल्ड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन यूनिट्स को सेल करने के लिए भाई हमें लाजमी $400 पर यूनिट की एक एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो हम इसको 1600 में सेल कर सकते हैं। यहीं पे मैं अगर आपको हल्का सा चले आइडिया दूं, NRV मुझे कम लग रही है भाई। अगर मैं नेट रिलायजेबल वैल्यू की बात करूं, वील बी सेलिंग देम एट 1600, इसको सेल करने के लिए वी हैव टू स्पेंड 400, इसका मतलब हमारी नेट रिलायजेबल वैल्यू 1200 है, जिसे हमने कॉस्ट पे रखा हुआ था और कॉस्ट थी 1400, उसकी NRV 1200 पे आ चुकी है। इसका मतलब ये कि हमारा स्टॉक कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है इनफैक्ट। कॉस्ट क्या है भाई, 1400, तो लॉजिकली 200 का हमें 200 का कह लें लॉस बुक करना है पर यूनिट, लॉस पर यूनिट। और जो हमारी इन्वेंट्री है 700 यूनिट्स है,
पर यूनिट लॉस कितने का आ रहा है? 200 का पर 100। हमें जो लॉस नजर आ रहा है भाई वो 200 का आ रहा है। अब ये टोटल लॉस बनता है 140। हम 3 जीरो इग्नोर कर रहे हैं तो 140। इसको बेटा जरा चेक कर ले सारे बच्चे। लॉस वाली बात मेरे लिहाज से तो आपको समझ में आनी चाहिए, चेक कर लो यार। तो बेटा हमें अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को बेसिकली 140 से रिड्यूस करना होगा। एग्जामिनर ने जो इन्वेंट्री का अमाउंट हमें दे रखा है वो 5.7 मिलियन, यानी कि 5,700। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो एडजस्टेड क्लोजिंग रिटेन अर्निंग होगी, माय बैड, एडजस्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, नॉट द रिटेन अर्निंग। 5,700 में से हम 140 माइनस करेंगे तो एडजस्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। कैलकुलेटर, जस्ट अ मिनट। 5,700 माइनस 140 गिव्स अस 5,560। तो बेटा एडजस्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसको हम यूज करेंगे इट इज 5,560। क्या बात है, ऐसे कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं। डन हो गया जी पॉइंट नंबर 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ। बेटा मैं बिल्कुल ही, आप जिसे कहते हैं इंतहाई स्लो पेस पे चल रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। 100% चीज़ें समझ में आनी चाहिए भाई। और वन नोट पे पहले एक्सप्लेन करने के बाद इसको फिर हम एक्सेल पे भी देखेंगे, डोंट वरी एट ऑल। एट 30 जून X2, print company has a contract to purchase 22,500 electrical components over next 3 years at a cost of 450 each। आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने अगले 3 साल में 22,500 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खरीदना है। These purchases are made at a constant rate, रेट चेंज नहीं होगा, 450 will remain 450। These components are no longer required for their initial purpose but do have an alternative use, which will require additional manufacturing cost of $600 per component. Thereafter, each component can then be sold for $9। अच्छा कहानी अजीब सी होगी। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खरीदने का, 22,500 हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स परचेज करने, रेट है 450 का। मसला ये हुआ कि जिस पर्पज़ के लिए लेने थे वो पर्पज़, अब उस पर्पज़ के लिए ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स चाहिए नहीं। ऑल्टरनेटिव यूज़ अवेलेबल है लेकिन उसमें मसला है। ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ करेंगे तो वी हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ 600। 600 की कॉस्ट बेयर करने के बाद हम उसको 900 में सेल कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर मैं उसको 900 में सेल करने जाता हूँ आई हैव टू बेयर द एडिशनल 600 की कॉस्ट। मुझे एक अमाउंट मिलता है 300, बट डोंट वरी, डोंट फॉरगेट वन थिंग, हमें 450 भी पे करना पड़ेगा। सो लॉजिकली मुझे पर यूनिट में 150 का, पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट 150 का लॉस है। ओके आगे देखते हैं। ऑल्टरनेटिवली print company could cancel the contract immediately by paying a penalty of 4 million। Any adjustment resulting from this information should be made to administrative expense। डिस्काउंटिंग को इग्नोर कर दें, हालांकि 3 साल की बात हो रही थी, डिस्काउंटिंग होनी चाहिए, मना कर दिया एग्जामिनर ने। अब मेरी बात सुनिएगा, IS-37 को आप रिकॉल करें, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का सिनेरियो है। IS-37 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको फुलफिल करने की कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है। एंड अकॉर्डिंग टू IS-37 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के केस में जितने नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं हम सबको इवेल्युएट करते हैं और जाहिर सी बात है सब में ही लॉस हो रहा होता है। जिस ऑप्शन में सबसे कम लॉस होता है उसके बराबर फिर हम अंडर IS-37 प्रोविजन बना लेते हैं। तो वर्किंग 3 कह लेते हैं भाई, एडजस्टमेंट 3, वर्किंग 3। लॉजिकली IS-37 में ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, वर्किंग ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट IS-37
चलिए ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं, IS-37, नो इशू एट ऑल। सिनेरियो है भाई ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का, IS-37। प्रोविजन is recognized at lower of number one, net cost of fulfilling the contract। अब बेटा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने जाता हूं तो प्लीज देखिएगा ध्यान से, हम इसको 900 में सेल कर पाएंगे, लेकिन टू सेल दिस फॉर 900 आई हैव टू बेयर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ 400। उससे पहले मैं 450 में परचेज करूंगा, तो लॉजिकली पर यूनिट में मुझे 150 का लॉस है। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वी विल बाय 22,500। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये आ रहा है भाई, लॉस आ रहा है 3375। सो नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं 3.37 मिलियन है। एंड द सेकेंड इज पेनल्टी। पेनल्टी इज 4 मिलियन। पेनल्टी जो आ रही है भाई वो 4 मिलियन की आ रही है। सो ऑब्वियसली इन दोनों में से लोअर क्या है, तो हम जो बेसिकली प्रोविजन बनाएंगे वो 33750 का ट्रिपल का बनाएंगे, और 30 अगर हम इग्नोर कर दें, देयर फोर प्रोविजन जो होगा, और 30 ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई ताकि मसला ना हो यार। बेटा प्रोविजन हम 337 का बनाएंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर 22,500 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स परचेज करने हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो परचेज करेंगे, जो नुकसान होगा आपको दैट इज करंट लायबिलिटी, और जो 12 महीने के बाद होगा दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। इस प्रोविजन को स्प्लिट कर देंगे भाई, करंट लायबिलिटी एंड जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमें लायबिलिटी, जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमें पेमेंट करनी है, लॉस बेयर करना है, दैट इज आर करंट लायबिलिटी। बाकी हमारी नॉन करंट है। बेसिकली हमें जो नेट कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, वो 3375 की है ओवर 3 इयर्स। सो नेक्स्ट 12 मंथ्स के में जो फॉल करेगा करंट लायबिलिटी, जो उसके बाद फॉल करेगा दैट इज नॉन करंट। तो करंट लायबिलिटी 1125 है, 3375 2/3, नॉन करंट जो आती है भाई 2250। और एग्जामिनर ने बताया था इसको कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड को। क्रेडिट में तो प्रोविजन हमें पता है, मैंने उसका करंट एंड नॉन करंट पोर्शन भी बता दिया भाई आपको। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को लेके जाएंगे जो भी है। तो ये लें, अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डबल एंट्री बना रहा हूँ, वरना आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, क्वेश्चन खुद कह रहा है भाई इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लेके जाओ। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आ जाएगा 3375। प्रोविजन करंट लायबिलिटी 1125, या इन्होंने जो वर्ड यूज किया है अदर पेबल का शायद यूज किया, हम अदर पेबल में लेके जा सकते हैं, दिस नो हार्म एट ऑल। इसको आप अदर पेबल में बता दीजिएगा भाई। SOFP में आप इसे अदर पेबल में बता सकते हैं, बजाय इसके कि नया आप एक अकाउंट खोलें। प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी, यहां तक आई स्ट्रांगली बिलीव कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए भाई आपको। एडजस्टमेंट नंबर 4, on 1st July X1 the directors of print company decided to sell a piece of machinery। 1st July X1, start of there।
An asset met the criteria to be classified as held for sale. IFRS 5. अब बेटा रिकॉल कीजिएगा, अगर IFRS 5 एप्लीकेबल है तो आपको अपने नॉन करंट एसेट को जो रखना होता है वो बेसिकली लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखना होता है, और प्लस आफ्टर अप्लाइंग IFRS 5 नो मोर डेप्रिसिएशन, प्लस एसओएफपी में नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को आपने आपने करंट एसेट में अलग से एक लाइन आइटम के तौर पे बताना होता है। On 1st July X1, the directors of print company decided to sell a piece of machinery and asset met the criteria to be classified as held for sale at that date. The machinery which was cost 2.4 million, कैरिंग अमाउंट 1.5 है भाई। इस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से, और विच एवर इज लोअर, प्लस अंडर IFRS 5 जो भी इंपेयरमेंट लॉस आता है वो सारे का सारा इनकम स्टेटमेंट में जाता है, नो मैटर आपके जिस एसेट को आप अंडर IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल रख रहे हैं, नो मैटर उसके कैरिंग अमाउंट में रीवैल्यूएशन सरप्लस ही क्यों ना हो। कॉन्सेप्ट ये कि अंडर IFRS 5 अगर इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा, अंडर IFRS 5 अगर इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा तो दैट इज थ्रू P&L, और अगर अंडर IFRS 5 इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होगा, अंडर IFRS 5 इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल अगर होता है तो वो भी P&L के थ्रू होता है। लॉजिकली अंडर IFRS 5 ना तो रीवैल्यूएशन एलिमिनेट होता है ना ही रीवैल्यूएशन क्रिएट होता है अंडर IFRS 5। कैरिंग अमाउंट 1.5 है जी, एट दैट डेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1.14 मिलियन है। साफ देखा जा सकता है फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, डिफरेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस है भाई। एट दैट डेट इस फेयर वैल्यू वाज 1.14 मिलियन। ये 1 जुलाई X1 की बात हो रही है। आगे चलते हैं। द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1.1 मिलियन, क्या बात है। आफ्टर सेलिंग कॉस्ट ऑन 1 जुलाई X2, बेटा 1 जुलाई X2 को मशीन को आपने बेच दिया कितने में, 1.1 मिलियन में। नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड टू टेक अकाउंट ऑफ क्लासिफाइंग मशीन एज हेल्ड फॉर सेल, क्या बात है। इन्होंने सिंपली IFRS 5 को अप्लाई ही नहीं किया। दोबारा पढ़ लो भाई, कुछ ऐसा ही कह रहा है। एट दैट डेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाज, इस दिन तो 1.14 मिलियन थी। फिर मशीन को आप 1.1 में सेल कर रहे हैं आफ्टर सेलिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली जो 1 जुलाई X2 को फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है वही 30 जून X2 को होगी। नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड टू टेक अकाउंट ऑफ क्लासिफाइंग मशीन एज हेल्ड फॉर सेल। इन्होंने IFRS 5 को अप्लाई किया ही नहीं भाई। चलिए हम कर लेते हैं, मसला कोई नहीं, वर्किंग फोर के नाम से आपको सारी अकाउंटिंग बता देते हैं। वर्किंग फॉर हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल एसेट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ले लेंगे 1 जुलाई को। कैरिंग अमाउंट एट 1 जुलाई X1, 3 जीरो इग्नोर करते हैं भाई, देव गिवन अस 1500। इसी दिन पहले ले लें फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, जी आई थिंक 1140 गिवन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ऐसे ही है, 1140। 1 जुलाई X1, कैलकुलेटर यूज करते हैं। अगर हम 1500 में से 1140 माइनस करें तो हमारे पास एक 360 का इम्पेयरमेंट लॉस आता है। बट स्टोरी डज नॉट एंड हियर। आफ्टर अप्लाइंग IFRS 5 नो मोर डेप्रिसिएशन, और ईयर एंड पे, क्योंकि एसिड ईयर एंड पे सेल नहीं हुआ उसके बाद सेल हुआ है, तो ईयर एंड पे हम दोबारा चेक करेंगे अब इसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल क्या है, याद रखिएगा। अब आपका एसिड 1140 पे आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ जो पुरानी फेयर वैल्यू है हमारे पास,
1 जुलाई 1140, इसको कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, जो कि एट 30 जून X2 को, दैट इज 1100। तो मजीद 40 का आई वुड से एक इम्पेयरमेंट लॉस है। तो हमारे पास टोटल इम्पेयरमेंट लॉस आता है 360 एंड 40। हाँ, एक स्टूडेंट यूं भी कर सकता है शॉर्टकट, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली 1500 में से 1100 माइनस करके 400 का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें, विच इज 100% एक्सेप्टेबल। तो बेटा इम्पेयरमेंट लॉस जो हमें रिकग्नाइज करना है, पूरे साल में जो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है वो 400 का आ रहा है। सो इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकग्नाइज इन द ईयर एंडेड 30 जून X2, वो बेसिकली 360 प्लस 40, 400 का। गुड हो गई वापस है। दैट वाज एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट 5 पे आते हैं भाई। प्रिंट कंपनी पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 15% पर एनम ऑन कॉस्ट। बेटा प्लांट एंड मशीनरी को 15% कॉस्ट पे हम डेप्रिशिएट करते हैं एंड टू बी प्रेजेंटेड, और सारे का सारा डेप्रिसिएशन हम बेसिकली कहाँ लेके जाते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाते हैं। इन्होंने इस साल डेप्रिशिएट नहीं किया, कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर तक का है, ईयर एंड का नहीं है। तो आ जाए भाई। लेट्स स्टार्ट। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट 16,200, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7290 है। लैंड की कॉस्ट बता रहा है 45,000, और तो कुछ है नहीं। अच्छा बेटा, जिस एसेट को इन्होंने हेल्ड फॉर सेल रखा है उसको इन्होंने अकाउंट फॉर ही नहीं किया, और उसकी कॉस्ट थी 2,400। चेक कर लें भाई, ये रहा। क्योंकि ये लोग 15% कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करते हैं, इसलिए लॉजिकली 16,200 में से जो हेल्ड फॉर सेल है 2,400 हम माइनस करेंगे। वी नीड टू डिडक्ट 2,400। 16,200 में से हेल्ड फॉर सेल को अगर मैं माइनस कर दूं, आई गेट 13,800। इस 13,800 पे 15% लगाएंगे ताकि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ सके, जो कि 2070। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। 13,800 पे 15% का डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा, क्योंकि इनकी पॉलिसी है कॉस्ट का 15%। तो ये ले भाई, वर्किंग 5 हो जाएगी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को ले लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले वर्किंग 4 थी, सही। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड, then we have got plant and machinery. Let's see. प्लांट एंड मशीनरी है जी। प्लांट एंड मशीनरी टोटल का कॉलम ले लेते हैं जी, काम आएगा SFP में। वी आर इग्नोरिंग 3 zeros। बट अब ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यूज ले लेते हैं। लैंड की वैल्यू 45,000 है एज फार एज आई रिमेंबर, ये है 16,200।
अगर हम 45,000 में 16,200 को ऐड करें वील गेट 61,200। अब बेटा जो एसेट हेल्ड फॉर सेल है जिसकी इन्होंने अकाउंटिंग नहीं की उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे ताकि हम उस प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट कर सकें जो हेल्ड फॉर सेल नहीं है। सो हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट 2,400। 16,200 में से अगर मैं 2,400 माइनस करूं आई गेट 13,800। 61,200 में से 2,400 माइनस कर लेते हैं 58,800। और यहाँ तो कोई चक्कर नहीं है, 45 विल रिमेन 45। अब बेटा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 13,800 का 15%। और पुराना डेप्रिसिएशन भी ले लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर। 13,800 का अगर हम 15% लें, 15% ऑफ 13,800 गिव्स अस 20। हम नेट बुक वैल्यूज निकाल रहे हैं ताकि हम एसओएफपी में लिख सकें। पुराना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, लेट्स गो बैक। ये रहा जी 7,290। पुराना जो डेप्रिसिएशन दे रखा है दैट इज 7,290। ये आ गया 7,290। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, व्हाट इज दैट। एक्चुअली ये 7,290 आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। लॉजिकली 7,290 में एक ऐसा एसेट विच इज हेल्ड फॉर सेल उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसमें मौजूद है। जाहिर सी बात है। अब जो एसओएफपी में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आएगा उसमें हेल्ड फॉर सेल वाला नॉन करंट एसेट नहीं होगा, क्योंकि हेल्ड फॉर सेल वाले नॉन करंट एसेट को सेपरेटली एक अलग लाइन आइटम से करंट एसेट में एसओएफपी में शो किया जाएगा। जैसे 16,200 में से हमने बेसिकली 2,400 की कॉस्ट माइनस कर दी, इसी तरह से लॉजिकली 7,290 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 7,290 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसमें से हमें जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए। क्यों? 13,800 में जो हेल्ड फॉर सेल एसेट है उसकी कॉस्ट मौजूद नहीं है। तो बेटा 7,290 में भी लॉजिकली जिस एस जो एसेट आपका हेल्ड फॉर सेल है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। आप दो में से कोई एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखें, जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसकी कॉस्ट ये है, उसका कैरिंग अमाउंट जिस दिन हम आईएफआरएस 5 अप्लाई कर रहे थे तो 1,500 है। अब मुझे एक बताएं, कॉस्ट जिस एसेट की 2,400 हो और जिस दिन आप आईएफआरएस 5 अप्लाई करते हैं उस दिन उसका कैरिंग अमाउंट 1,500 हो, इसका मतलब है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900 है। अब एक स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे 900 ऐड कर दे। अगर आप यहाँ पे 900 ऐड नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं फिर, 7,290 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आप इसमें से 900 माइनस कर दें। इट्स अ सेम थिंग। लॉजिकली अगर मैं 7,290 में से 900 माइनस करूं तो जागते रहेगा, डेप्रिसिएशन आता है 6,390 का। अब सुनना, अगर मैं यहां से 7,290 माइनस ना करूं, 6,390 माइनस करूं, 100% करेक्ट है। और अगर हम यहां 7,290 माइनस करते हैं और नीचे 900 को ऐड कर देते हैं तो भी चेक कर लीजिएगा सेम इंपैक्ट आएगा। सर लॉजिकली नेगेटिव 7,290 पॉजिटिव 900 हो तो डिफरेंस 6,390 ही होता है। या तो एक स्टूडेंट डायरेक्टली 7,290 में से 900 माइनस कर दे या अलग से 900 को आप ऐड कर दें, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सोचिएगा आप। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं 7,290 में से 900 माइनस कर दूं या पूरा 7,290 नेगेटिव में लिखूं और 900 अलग से पॉजिटिव लिख दूं, आई विल गेट द सेम रिजल्ट। तो हेल्ड फॉर सेल एसेट का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट
का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है भाई, मैं उसको यहाँ अलग से ऐड कर देता हूँ। लेकिन अगर एक स्टूडेंट्स को डायरेक्टली 7290 में से माइनस करके लिखेगा तब भी सही है भाई। तो ये ले भाई। तो और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। चलिए चेक कर लेते हैं कैरिंग अमाउंट क्या क्या आता है। बेटा लैंड तो सेम रहेगा, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, 45,000। यहाँ कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 13,800 में से 7290 माइनस करें, 2070 माइनस करें, प्लस कर दें 900। आई एम गेटिंग 5340। 45,000 में आप 5340 ऐड कर दें, आई एम गेटिंग 50340। तो मुझे नहीं लगता इस कैलकुलेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। प्रिटी, आई वुड से कंसीडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन, इट वाज वर्किंग 5। अच्छा, इसके बाद देखिए इनकम टैक्स रिफंड फॉर द ईयर एंडेड हैज बीन रिफंड है। इसका मतलब ये कि जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे उसमें 2.53 फिर ऐड होगा। रिपीट, इनकम टैक्स रिफंड है ना, इसकी कोई कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं। जो भी आप इनकम टैक्स एक्सपेंस तक आप जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, सिंस ये इनकम टैक्स रिफंड है तो इसको ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स रिफंड से इनकम टैक्स रिफंड से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेटा मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको सारी एडजस्टमेंट्स पहले वन नोट पे एक्सप्लेन कर दी है भाई। अब बेटा जल्दी से जाते हैं, देखते हैं स्प्रेडशीट पे इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, कैसे इसके साथ टैकल करेंगे, और ताकि आपको थोड़ा सा नहीं, कंप्लीट आई वुड से आइडिया हो जाए कि यार चीज़ों को बेसिकली किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली ऑन द स्प्रेडशीट। हाँ, एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी रेगुलर क्लासेस में भी, जो एग्जाम में एक्चुअली आपको स्प्रेडशीट मिलती है, प्लीज़ उसमें आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। दैट इज वो बिट्स स्लोअर साइड पे होती है वो। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बस फौरन फौरन आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा जो एग्ज़ाम में स्प्रेडशीट होती है आप कह लें यार वो थोड़ी सी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू जो ऑब्वियसली घरों पे आप लोग एक्सेल यूज़ करते हो तो काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन एग्ज़ाम वाली स्प्रेडशीट आई वुड से वो थोड़ी स्लो होती है। सो लेट अस पॉज द वीडियो, ब्रिंग द स्प्रेडशीट, ताकि वीडियो अननेसेसरली लंबी ना हो भाई। अच्छा बेटा, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप सबको ये दोनों ही स्क्रीन्स नज़र आ रही होंगी, स्प्रेडशीट भी और वन नोट भी। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की मर्जी है वो किस तरह से सवाल को टैकल करता है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं जल्दी से इसका एक फॉर्मेट बना देते हैं या उसके लिए कुछ स्पेस छोड़ देते हैं ताकि फिर हम एडजस्टमेंट्स पे बात कर सकें। अच्छा, पूरे सवाल हमने पढ़ा हुआ भी है तो हमें थोड़ा सा आइडिया एज फार एज रेवेन्यू इज़ कंसर्न। मुझे पूरे सवाल में, आपने मेरे साथ ही पढ़ा है वन नोट पे, रेवेन्यू में कोई एडजस्टमेंट नज़र नहीं आई। इसका मतलब रेवेन्यू तो मैं एज इट इज़ लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं दोबारा आपको वर्किंग्स भी बता दूंगा भाई इस पे, वन नोट पे वर्किंग्स कैसे करते हैं। रेवेन्यू का अमाउंट आप देख सकते हैं 97,400 है। पार्ट ए में पीएनएल बनाना है जी। तो लेट्स सी, प्रिंट को मिलके काम करें। पार्ट ए
नेम ऑफ द कंपनी प्रिंट को। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून एक्स टू। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000 x2। ठीक हो गया भाई। 3 जीरो में इग्नोर कर देते हैं भाई। रेवेन्यू का मैं आइडिया जी दूर दूर तक आई बिलीव रेवेन्यू में कोई एडजस्टमेंट मुझे नजर नहीं आई, तो रेवेन्यू एज इट इज ले लेते हैं। रेवेन्यू है भाई 97,400। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल तो डायरेक्टली नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन वगैरह के सारे इम्पैक्ट लाने पड़ेंगे ना, ऑल अदर इश्यूज। तो कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे, जो भी वर्किंग का नंबर होगा हम देखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा मैं जल्दी से इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले, फिर हम इसको ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं टू सेव द टाइम। अच्छा बेटा मैंने एक फॉर्मेट बना लिया जल्दी से, पीएनएल का एंड एसएफपी का, टू सेव द टाइम। अब आ जाए बेटा एडजस्टमेंट पे चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट अगर आप देखें, ऑन 1 जनवरी x2 प्रिंट कंपनी रेज फंड 30 million। द फुल अमाउंट वॉज रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर। बैंक लोन द फंड एक्चुअली, तो बेसिकली हुआ कुछ ये, पॉइंट नंबर 1, इन्होंने 30 million का अमाउंट रेज किया जिसमें से लोन 16 है। बाय मिस्टेक इन्होंने 14 million को ज़्यादा बैंक लोन ट्रीट कर लिया। टोटल लोन शुड हैव बीन 16 रादर देन 30। बाकी 14 million बेसिकली आपकी इक्विटी है। 7 million शेयर्स इशू करके आपने 14 million रेस किया है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वर्किंग वन आपको दिखाऊं, वर्किंग वन, व्हाट इज दिस, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे ले लेते हैं भाई वर्किंग वन। अगेन ये वर्किंग वन आपको समझाने के लिए, अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह से भी एंट्रीज बनाएं ना बनाएं, इट्स अप टू यू। पहले पॉइंट में बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट, लॉजिकली बैंक लोन को हम डेबिट कर रहे हैं 14,000 से, और हम शेयर कैपिटल को 7 से क्रेडिट करेंगे, और 7 से शेयर प्रीमियम मीन्स ओसी, ओसीई अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, ओसीई। अच्छा ये एक और एडजस्टमेंट भी है, इन्होंने पूरे 30 million के ऊपर इन्होंने बेसिकली एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिए। हालांकि उस 30 में से 14 तो आपका लोन ही नहीं है, तो एक्रूड इंटरेस्ट का रिवर्सल होगा जी। रिमूवल ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, तो बेसिकली 14,000 इंटू 5% इंटू 6/12। अगेन आपको समझाने के लिए अगर मैं डबल एंट्री बनाऊं, DRCR, अदर पेबल को
डेबिट कर देते हैं भाई 350 से, और फाइनेंस कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे 350 से। ये हमारी वर्किंग वन चल रही है। आई बिलीव वर्किंग वन में बस यही कुछ था। पॉइंट नंबर टू की तरफ अगर आप आओ, अच्छा वर्किंग वन को अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं एडजस्ट भी चलें, एडजस्ट बाद में कर लेंगे, मसला नहीं है। पॉइंट नंबर टू को अगर आप देखें बेटा, इसमें इन्वेंट्रीज IS2 कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, 700 यूनिट्स की अब NRV कम हो चुकी है, कॉस्ट ज़्यादा है। तो वर्किंग टू जो कि स्टॉक से रिलेट करती है, यहाँ शो कर देते हैं जी। एडजस्टिंग इन, चलें जी, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज NRV ऑफ 700 यूनिट्स। बेटा 700 यूनिट्स की जो NRV है वो 1600, दैट इज बेसिकली नाउ 1600 माइनस 400। चलिए साथ में भी ले लेते हैं, या पर यूनिट एक साथ लें बाद में लॉस ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ ले लेते हैं। ये NRV बनती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ 700 यूनिट्स वो बेसिकली है 1400। कॉस्ट ज़्यादा है, NRV कम है, सो लॉस इन इन्वेंट्री। इसको नेगेटिव में ले लेंगे भाई, इसको पॉजिटिव में। आपका लॉस 140 का आता है, 3 जीरो हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोरिंग 3 zeros, सो द लॉस अमाउंट इज 140। ठीक है जी, 3 जीरो इग्नोर कर दिए तो हमारी इन्वेंट्री 140, लॉजिकली 140 की डबल एंट्री होगी। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल 140 से डेबिट होगा, इन्वेंट्री 140 से क्रेडिट होगी। अगेन एंट्री आर नॉट वाइड, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। लॉजिकली कॉस्ट ऑफ सेल 140 से डेबिट, इन्वेंट्री 140 से क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो एडजस्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 5700, और यहाँ भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में वो तो ओपनिंग गिवन है। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग कहाँ से आ गई भाई, 5700 इन्होंने दे रखी है पॉइंट नंबर टू में, और इसमें से हम 140 का लॉस माइनस कर देते हैं। सो एडजस्टेड क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 5560। ठीक हो गया भाई। पॉइंट नंबर थ्री में अगर आप आए तो ये ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू था, और IS 37 के अकॉर्डिंगली ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे जो कि लोअर ऑफ होगा नेट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लोअर। सो वर्किंग थ्री, ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट IAS 37, provision is recognize lower of cost of fulfilling the contract and penalty amount।
अच्छा, ये यहाँ अगर हम दिखा देते हैं एग्जामिनर को, कॉस्ट ऑफ फुल फिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मसला है कि अगर हम इसको 900 में सेल करते हैं, हमारी कॉस्ट 900 से ज़्यादा, हमारी कॉस्ट है 450 एंड 600। तो चलें दिखा देते हैं एग्जाम। वील डिडक्ट 400 माइनस 600 एज वेल। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं भाई। ये दो दो ब्रैकेट क्यों आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं? 22,500। सो ऑब्वियसली ये पेनल्टी इज मोर देन दिस, पेनल्टी 4 मिलियन है। पेनल्टी अमाउंट इज मोर देन 3375,000। सो लॉजिकली हमें प्रोविजन जो रिकॉर्ड करना पड़ेगा 33,750 का करना, 5,000 का करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वही वाली बात है। जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे ऑफ होगा करंट लायबिलिटी, जो उसके बाद होगा दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। एक तो हम 3 जीरो इग्नोर कर देते हैं भाई। 3 जीरो कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 22,500 है ना, आप इसको 22.5 कर दें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गुड हो गया भाई, ये हमने ऐसे ही लिख दिया था। तो बेसिकली 3375 आ जाएगा 3 जीरो इग्नोर करके। प्रोविजन करंट लायबिलिटी जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में आ रहा है भाई, वो करंट है। बाकी नॉन करंट है। आप यूं भी बता सकते हैं नॉन करंट 3375 माइनस द करंट लायबिलिटी। लॉजिकली इन्होंने खुद कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव को डेबिट कर देंगे, करंट एंड नॉन करंट को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा बेटा, पॉइंट नंबर 4 अगर आप एक मिनट के लिए देखें, विच बिलोंग्स टू IFRS 5। ऑन 1 July X1 प्रिंट कंपनी डिसाइडेड टू सेल पीस ऑफ मशीनरी। सो बेसिकली, और इन्होंने इसे अकाउंट फॉर नहीं किया, तो वर्किंग फॉर। ये थोड़ा सा इस पे स्पीडी इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सारी एडजस्टमेंट वन नोट पे बता चुका हूँ भाई। अदरवाइज जाहिर सी बात है, डायरेक्टली अगर हम इसको स्प्रेडशीट पे सॉल्व करते तो फिर बहुत ही तमीज़ से एक एक एडजस्टमेंट को लेके चलते, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है जो टाइम वन नोट में लगे वो यहीं पे लग रहा होता। अभी जो स्पीड थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है उसकी एक ही रीज़न है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको वन नोट पे सॉल्व कर चुके हैं। सो वर्किंग 5G सिंपली नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हो गया जी। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं टू सेव द टाइम। हमें इम्पेयरमेंट नज़र आ रही। कैरिंग अमाउंट 1500 ले लेते हैं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ईयर एंड पे 1100 है। सो इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकग्नाइज। कैरिंग अमाउंट 1500 है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 1100, 400 का इम्पेयरमेंट लॉस है। क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेट कर, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेट करता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को हम इम्पेयरमेंट लॉस से डेबिट कर देंगे और हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में देखें, प्रिंट कंपनी पॉलिसी टू डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 1500 और सारा कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। इस साल इन्होंने डेप्रिशिएट नहीं किया। तो आ जाए जी वर्किंग 5 की तरफ चलते हैं। ये क्या हो गया भाई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव गॉट लैंड था हमारे पास, एंड प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी है जी। यहाँ एक कॉलम टोटल का ले लेते हैं। ब्रॉड फोर्ड जी लैंड, मुझे जहाँ तक याद है इट वाज 45,000। प्लांट मशीनरी देखनी पड़ेगी भाई वैल्यू। प्लांट मशीनरी 16,200 है। टोटल के कॉलम में इन दोनों को ऐड कर दो यार। अब बेटा हेल्ड फॉर सेल इन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया, तो उस नॉन करंट एसेट को माइनस कर देते हैं। हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट 2,400। कॉस्ट इसलिए माइनस कर रहे हैं भाई क्योंकि जाहिर सी बात है, आफ्टर अप्लाइंग IFRS 5 नो मोर डेप्रिसिएशन, प्लस हमें वो एसेट चाहिए जो रिमेनिंग है जिन पे IFRS 5 अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमें कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना होता है। ये इनकी पॉलिसी है भाई। तो ये लें जी। दिस प्लस दिस, टोटल का कॉलम भी साथ में चला लेते हैं, आसानी हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखा जा सकता है 7,290। करंट ईयर डेप्रिसिएशन नेगेटिव साइन, आई थिंक 15% कॉस्ट का है। यही चीज़ यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। नॉन करंट हेल्डफोर्ड सेल का की कॉस्ट 2,400 है और उसका कैरिंग अमाउंट 1,500 था। तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900 है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वन नोट पे। चाहो तो 7,290 को रिड्यूस कर दो या अलग से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पॉजिटिव में दिखा दें। सो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल accumulated accumulated depreciation, ये ले। 2,400 की कॉस्ट है, 1,500 का कैरिंग अमाउंट है। और कुछ भी नहीं है, तो मैं बस ईयर एंड पे अमाउंट्स आ जाएंगे। ये तो दिस विल रिमेन 45। यहाँ देख लेते हैं। आप सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एग्जाम में गिवन होता। 900, 20, 70, 72, 90, 13,000 पे रुकेंगे क्योंकि 13,800 तक आते हुए पहले आप ऑलरेडी नेट ऑफ कर चुके हैं। यहाँ भी सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ रुकेंगे भाई। गुड हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट में बेटा अगर आप रिकॉल करें तो इट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी लास्ट एडजस्टमेंट रिफंड वाली थी। टैक्स रिफंड कुछ नहीं करना। अब आ जाए बेटा वर्किंग 6 में कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया भाई? कॉस्ट ऑफ सेल अगेन जी, हम 3 जीरो ऑफ कोर्स इग्नोर ही कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करें ट्रायल बैलेंस में ये ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे लास्ट में देखें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 68
6850 की ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है इन्होंने। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री है 6850। और जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे जी। प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है 60,150। रेवेन्यू के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें, लेट मी हाईलाइट, तो 60,150 आपको प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने दे रखी है। ट्रायल बैलेंस से हम प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट 60,150। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जितना मुझे याद है हमने एडजस्टेड निकाली थी। अच्छा, अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का वर्किंग का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, और ट्राई टू क्रिएट द लिंक एज वेल। पहले तो देखते हैं वर्किंग कौन सी थी इन्वेंट्री वाली। आई थिंक इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट साइड सेकंड थी। इट वाज सेकंड। एक तो मैंने वर्किंग का रेफरेंस दिया, फिर साथ में लिंक भी क्रिएट कर देते हैं तो बात और सॉलिड हो। जहां भी आप पॉसिबली लिंक क्रिएट कर सकते हैं, डू क्रिएट द लिंक, बस जबरदस्ती नहीं प्लीज। अच्छा, इसके साथ नेगेटिव साइन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री से हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कम होता। फिर इस साल का जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज है उससे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा। ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। इसकी भी वर्किंग, आई थिंक डेप्रिसिएशन हमने वर्किंग 5 में निकाला है, क्या बात है। सो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऊपर नेगेटिव में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिखी ताकि मसला ना हो। इट इज़ 2070। डेप्रिसिएशन आपके कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देगा। इसके अलावा हेल्ड फॉर सेल में जो इम्पेयरमेंट लॉस आया था वो भी हम इसी में लेंगे, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो सारी चीज़ें प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट ऑफ सेल में ही आनी चाहिए। हेल्ड फॉर सेल नॉन करंट एसेट, इसकी वर्किंग कौन सी थी? आई थिंक इट वाज वर्किंग 4। हम्म, वर्किंग 4। लिंक भी क्रिएट कर लेते हैं भाई इम्पेयरमेंट का। वर्किंग 4 ये रहा। सो बेटा और कुछ भी नहीं है, तो हमें बस कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बेटा अल्लाह अल्लाह करके हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू आ रही है, दैट इज 63,910, जो कि वर्किंग 6 है। अब करेंगे क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ से उठाएंगे, ऑफ कोर्स जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है वहाँ दिखा देंगे, और वर्किंग का भी रेफरेंस देंगे। लिंक भी क्रिएट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए। बिल्कुल टॉप पे आए आप। ये रहे कॉस्ट ऑफ सेल। पहले तो वर्किंग का रेफरेंस दे देते हैं, आई थिंक वर्किंग 6 हमने की है जी। देन कॉस्ट ऑफ सेल है नेगेटिव में लिखना है माइनस, एंड आई विल बी ट्राइंग टू क्रिएट द लिंक एज वेल। अगेन अगर आप आराम से मुझ से देखें, वर्किंग का रेफरेंस देना तो मस्ट है। साथ में अगर आप लिंक भी क्रिएट कर देंगे तो नथिंग इज बेटर देन दैट। ये तो बहुत ही आला से भी कहानी ऊपर निकल जाएगी। अच्छा, ये बड़े आराम से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
मुझे पूरे सवाल में एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न कुछ नज़र नहीं आया था, तो डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें तो आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन 7,200 है। ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 7,200। सर एडमिन में एडजस्टमेंट थी, वर्किंग का रेफरेंस भी दे देंगे, एडमिन में एडजस्टमेंट थी। प्रोविजन वाली जो चीज़ थी उसको एडमिन में लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई प्रोविजन वाली कहानी है का। प्रोविजन प्रोविजन यहाँ से देख लेते हैं कौन सी एडजस्टमेंट थी। प्रोविजन 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 वर्किंग 3 में आएगा प्रोविजन, तो ठीक है भाई। ट्रायल बैलेंस उठाओ इसको। वर्किंग 3, एक तो नेगेटिव में आना चाहिए, अभी ट्रायल बैलेंस में था कितना। एडमिनिस्ट्रेटिव है 29,000। 29,000, ओ ये तो लिखा ही नहीं है यार। 29,570। मजीद it was provision, again I'm trying to create the link, working 3, oh, it was 3 3, चले इनको अलग अलग ले लेते हैं, मसला कोई नहीं। मजीद नेगेटिव में ये ले लें, एक ही बात है। अदरवाइज आप डायरेक्टली 3,375 ले लें। ब्रेकअप एग्जामिनर जो इसको देखेगा उसको लिंक भी मिल जाएगा, वर्किंग का रेफरेंस भी मिल जाएगा, तो बड़े आराम से देख सकता है कि यार ये 329450 कैसे है। अब हमारे पास इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है रादर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एडमिन प्लस दिस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट तक आप आएंगे तो एक ऑपरेटिंग लॉस देखा जा सकता है 6650 का। पूरे सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो चलें ये जीरो ले लें। हमारे पास लॉस आ जाएगा बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस में देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि फाइनेंस कॉस्ट अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो मुझे 750 नज़र आ रही है। लेकिन वर्किंग वन में ही हमने उस 750 में से कुछ 350 को रिमूव भी किया था। पहले तो एक नेगेटिव साइन लेते हैं, ब्रैकेट 750 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस माइनस 350 फ्रॉम वर्किंग वन। इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ यहाँ रेफरेंस दे देते हैं वर्किंग वन का, तो हमारा लॉस आ जाएगा बिफोर टैक्स। अच्छा यही वो रीज़न है जिसकी वजह से एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे रिफंड दे रखा है भाई। तो ये लें जी, प्लस रिफंड गिवन है इनकम टैक्स रिफंड। तो नेट लॉस फॉर द पीरियड जो आ रहा है वो आ रहा है 4,525। आगे चलते हैं। नॉन करेंट एसेट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू जितना मुझे याद है हम निकाल चुके हैं भाई, लेकिन आपको दो काम करने। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो एक अगेन ऑफ कोर्स आप वर्किंग का रेफरेंस देंगे, सेकंड अगर आसानी से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं तो लिंक ज़रूर क्रिएट करें। आई थिंक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाज वर्किंग 5। जी 50,350 है, यहाँ ले लेते हैं भाई। लेट अस क्रिएट द लिंक वर्किंग 5। यहाँ रेफरेंस भी दे दो भाई। जी दोनों काम हो गए, हमने रेफरेंस भी दे दिया और जहाँ पॉसिबल था वहाँ लिंक भी क्रिएट कर दिया। इन्वेंट्रीज में इन्वेंटरीज
वो ये क्या, इन्वेंट्रीज हमने जितना मुझे याद है एडजस्टेड इन्वेंट्री निकाल ली थी, यहीं से उठा लेते हैं जी। नहीं, ब्लिंक क्रिएट कर लेते हैं। एडजस्टेड इन्वेंट्री इज दिस 55। एस एफ में क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 5560, और वर्किंग का रेफरेंस भी दे देते हैं। इन्वेंट्री कौन सी उसमें थी, वर्किंग 3 में। नहीं, इन्वेंट्री वॉज इन वर्किंग 2। सो स्टूडेंट प्लीज आपने वर्किंग का रेफरेंस भी लाजमी देना है जी, और जहां पॉसिबल है वहां आपने लिंक लाजमी क्रिएट करना है। बेटा ट्रेड एंड अदर पेबल एज इट इज आएगा, बैंक टैक्सेशन रिफंड है, एसेट एज इट इज आएगा, बैंक एज इट इज आएगा, इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमारा टाइम बेसिकली सेव हो सके। इसका अगर मैं आपको टोटल बता दूं, आप चाहें तो सम का फॉर्मूला यूज कर लें शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। अच्छा, ये अगर आप रिकॉल करें IFRS 5, अंडर IFRS 5 जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल होता है उसको सेपरेटली हमें बताना पड़ता है। 1100 मुझे पता है, लेकिन वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग 4 से सिलेक्ट करें। वर्किंग 4, ये 1100 मैंने डायरेक्टली लिख दिया था भाई। यहाँ ले लेते हैं करंट एसेट का टोटल 1100 प्लस 37,800, तो यहाँ आ जाएंगे टोटल एसेट्स। देखिए, द मोर यू विल बी प्रैक्टिसिंग, जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। अब रिकॉल करें, आई थिंक पहली एडजस्टमेंट थी जिसमें हमारा शेयर कैपिटल और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हुआ था, दैट इज वर्किंग 7,000 से। पहले ट्रायल बैलेंस में आप आएँ और क्रेडिट साइड पे देखें, बिल्कुल टॉप पे ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 29,600 है। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी जो कि शेयर प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है 15,500 है। शेयर कैपिटल, आई एम टेकिंग इट हियर। ओके, ओके, 29,600 लिया भाई, प्लस वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। ये ले लिए, ये हमारा, लेकिन यहाँ पे हम वर्किंग का रेफरेंस भी दे देते हैं, दिस इज वर्किंग ना। अच्छा, ये शेयर प्रीमियम OC 15,500 है, प्लस ये लिया मैंने अगेन यहाँ पे, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वर्किंग 1। रिटेन अर्निंग, ट्रायल बैलेंस में रिटेन अर्निंग का बैलेंस अगर आप देखें कहाँ है भाई, रिटेन अर्निंग बिल्कुल थर्ड पॉइंट है क्रेडिट साइड पे 11,000। OC के नीचे क्या मैंने जी, 11,400, 11,470। इसके बाद जी इस साल का जो प्रॉफिट या लॉस है उसको इसमें ऐड कर देंगे। लॉस है तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में होगा, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा। तो बेटा आपकी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ रही है 6,945। इक्विटी का टोटल ले लेते हैं भाई, इक्विटी का टोटल यहाँ लिख देंगे सेकंड कॉलम में, इसे लिया प्लस 66,045। नॉन लायबिलिटीज बैंक लोन जी, अगर आप रिकॉल करें इन्होंने बाय मिस्टेक पूरा 30,000 बैंक लोन ले लिया था, हालांकि उस 30 में से वर्किंग 1 14 माइनस हुआ, और यहाँ पे अगेन हम बैंक लोन में वर्किंग का रेफरेंस भी देंगे भाई। प्रोविजंस, 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 वर्किंग 3 है जी। रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप रेफरेंसिंग नहीं देंगे, दो काम बेटा लाजमी है, वर्किंग मतलब रेफरेंस देना लाजमी है, और जहां पॉसिबल है वहां लिंक लाजमी क्रिएट करें, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ट्रेड एंड अदर पेबल्स पे आते हैं। पहले तो आप ट्रायल बैलेंस में से ट्रेड एंड अदर पेबल उठा लें, इसके बाद इन्होंने जो ज़्यादा एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लिया था वो हम हटा देंगे यहाँ से।
ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखें ट्रेड एंड अदर पेबल है 4175। 4170 माइनस कर देते हैं ये थ्री। चले लिंक क्रिएट कर लेते हैं यार। क्रूड इंटरेस्ट का जो रिमूवल था, इट वाज दिस। यहाँ पे भी वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग वन, प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी वाला, आई थिंक वर्किंग थ्री। ये क्या हो गया? अच्छा, ये प्रोविजन का रेफरेंस दे देते हैं, ये वर्किंग थ्री है जी। अच्छा, यहाँ टोटल ले लेते हैं भाई नॉन करंट लायबिलिटीज का, दिस प्लस दिस। करंट लायबिलिटीज में और कुछ भी नहीं है, इन दोनों का टोटल ले लें। बड़ा यहाँ आप ले लेते हैं टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसे लेंगे प्लस ये, प्लस इक्विटी कहाँ चली गई थी? आप देख सकते हैं टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज 89,240 है, और एसेट भी टोटल अल्हम्दुलिल्लाह 89,240 है। स्टूडेंट्स आप चेक कर लें, पहले मैंने आपको पूरा वन नोट पे एक्सप्लेन की एक एक एडजस्टमेंट टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी फॉर यू। उसके बाद हमने इसको स्प्रेडशीट पे भी देख लिया कि स्प्रेडशीट पे किस तरह की प्रेजेंटेशन बताएंगे, ये सब कुछ आपके सामने जी। पीएनएल की प्रेजेंटेशन आ गई, एसओएफपी की प्रेजेंटेशंस आ गई, वर्किंग्स आ गई, हर चीज़ आपके सामने। रेफरेंसिंग लाजमी देनी है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ लिंक भी क्रिएट करें। बाकी मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, देयर आर 8 क्वेश्चंस इन एफआर जो हमने निकाले हैं जी। उसमें आपके ये तीन टॉपिक्स बहुत तमीज़ से, आई वुड से, कवर होते हैं। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये है कि अच्छी खासे आईएसएस आईएफआरएस का रिवीजन मिल जाता है, प्लस कंसोलिडेशन इज देयर, प्लस रेशोस आर देयर। और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, मेरे ख्याल से शायद एक आध सवाल कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी उसमें है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन है आपके एफआर के सिलेबस का, 8 सवालों में जो कवर हो रहा है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी अगर मैं पीएम की एक हल्का सा आइडिया दे दूँ, पीएम जैसा कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 68 लेक्चर्स में कंप्लीट होता है, और मज़े की बात है कि वहाँ एक लेक्चर ऑन एवरेज 30 से 35 मिनट्स का, और उसमें भी हमने एक एक चीज़ कवर की, मीन्स एक एक चीज़। और प्लस ये भी याद रखिएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट जो एएसए आपको ऑफर करता है वो दी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। मतलब हमारी जैसी व्हाट्सएप सपोर्ट किसी के पास भी नहीं है। एक तो मैं खुद पर्सनली टीचर रिप्लाई करता है आपकी क्वेरीज, प्लस हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है बेसिकली वो बहुत क्विक है। दी बेस्ट है मैं कह रहा हूँ दुनिया में। इनफैक्ट जहाँ बच्चे को कोई मसला होता है वहाँ तो भाई मैं पर्सनली कॉल करके भी बच्चों को समझा रहा होता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच जी फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज। Let's just stop this.